अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। आज की जो सूरत हाल है उसके हिसाब से तो ये लग रहा है कि इतवार के रोज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो अपनी मेजोरिटी लूज कर लेंगे और वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। कि बहरहाल आज की सूरत हाल है, ये पाकिस्तान है, इसमें सिचुएशन जो है वो फी मिनट चेंज होती है, फी घंटा भी नहीं होती। तो फिलहाल तक तो यही लग रहा है कि संडे के रोज वो शायद प्राइम मिनिस्टर ना रहे और शायद हमारे नए प्राइम मिनिस्टर जो नाम बार बार कोलिशन की तरफ से आ रहा है वो आ रहा है शहबाज शरीफ का, जो ऑपोजिशन यूनाइटेड ऑपोजिशन का कैंडिडेट है। ये काफी दफा पब्लिकली डिस्कस हो चुका है, इसमें तो कोई नई बात नहीं। लेकिन नई बात ये है और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो मिनिस्ट्रीज होंगी वो कैसे डिवाइड होगी। बिल फर्ज के ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता है और पीटीआई की हुकूमत चली जाती है, तो फिर जो नई गवर्नमेंट आएगी इसके अंदर इतनी ज्यादा ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो यूनाइटेड हैं और वो ऑपोजिशन बेंचेस पे तो नहीं बैठेंगी, वो इधर हुकूमती बेंचेस पे ही बैठेंगी। तो उनके उसमें जो इतनी ज्यादा पार्टीज है, इतने ज्यादा इंटरेस्ट हैं, इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, वो किस तरह रिजॉल्व किए जाएंगे। नए मिनिस्टर कौन कौन होंगे, किसको क्या मिनिस्ट्री मिलेगी। कुछ मिनिस्ट्रीज जो हैं वो बड़ी कोवेटेड होती हैं, नून लीग देगी या नहीं देगी। कुछ मिनिस्ट्रीज पोजीशन ऐसी होती हैं जो कि जरूर बाकी लोग मांगेंगे। हमें पता है कि एमक्यूएम भी इसमें है, हमें पता है जेयूआईएफ सबसे बड़ा ये कि जेयूआईएफ को क्या मिलेगा। तो ये सारी बातें हम आज करेंगे। इसके अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सदर अलवी जो हैं वो सदर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसके ऊपर कोalition में क्या बातें हो रही हैं, इसके ऊपर ऑपोजिशन में क्या डिस्कशंस हो रही है, संजरानी साहब रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और फाइनली हम ये भी बात करेंगे कि जो लेटर है उसकी वजह से जो एक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट है वो इमरान खान साहब को कितना बेनिफिट करता है, नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म में उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी और वो हमारे मुल्क के लिए भी क्या लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस रखता है। तो सबसे पहले तो ये है कि जी प्राइम मिनिस्टर तो डिसाइड हो गया बेनजीर और महमूद के, वो तो शहबाज शरीफ साहब है। तो वो अब आप लोग न्यूज रूम में एक्टिवली हैं और मैं तो एक्टिवली नहीं हूँ, तो आप लोगों को मुबारक हो कि अब आप उनकी तकरीरें ट्रांसक्राइब करेंगे। बहुत लंबी तकरीरें होती हैं, जो देख रहे हैं उनको अगर नहीं पता कि वो बहुत लंबी तकरीर होती है, वो ट्रांसक्राइब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहरहाल बाकी उसके अलावा जो है बाकी जो सारी पोजीशन है अभी इसमें वैसे कोई किसी ने भी कोई डेफिनेट बात नहीं की और अभी ओपोजिशन में कोई डेफिनेट फैसला नहीं हुआ। ये मैं सही कह रही हूँ? हाँ, अभी तक फोकस जो है निताशा, जो मेरे पास इत्तलात है वो ये कि अभी तक फोकस ऑन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है कि पहले वजीर आजम को हटाया जाए, उसके बाद बैठ के ये सारी जो फाइनलाइज किया जाए कि किस किस्म की हुकूमत होगी, नेशनल गवर्नमेंट होगी, कितनी देर चलेगी, ये सारे फैसले बाद में होंगे। लेकिन अभी थोड़ी बहुत इस पे वर्किंग जो है वो थोड़ी बहुत शुरू हुई है और अभी तक जैसे मैंने कहा फाइनल कुछ नहीं है। लेकिन मेरी जो इत्तलात वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने कुछ मिनिस्ट्रियां जो है वो मांगी हैं ऑपोजिशन से। उसमें से एक फॉरेन मिनिस्ट्री है और वो चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को फॉरेन मिनिस्टर बनाया जाए। और अगर बिलावल भुट्टो जरदारी मना कर देते हैं तो फिर जाहिर सी बात है हिना रबानी खर को फॉरेन मिनिस्टर बनाया जाएगा। इसके अलावा आईटी मिनिस्ट्री है जो पीपल्स पार्टी ने मांगी है, फेडरल की मैं बात कर रही हूँ, कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री है, इंटर प्रोविंशियल मिनिस्ट्री है। सो ये कोई 4 मिनिस्ट्रीज हैं जिनकी अभी तक बात हुई है। मुस्लिम लीग नून को अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून को फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलेगी। इसके अलावा एक और जो खबर आ रही है और इससे मैंने पहले भी बात की थी, वो ये है कि शायद आरिफ अलवी साहब को अपनी जो उनकी टर्म है, अपनी जो उनकी मुद्दत है उसको उनको मुकम्मल करने देंगे। क्योंकि एक सोच ये है ऑपोजिशन में कि देखें एक सदर के पास वैसे भी एक सेरेमोनियल सा रोल होता है, उनके पास ऐसी कोई पावर्स होती नहीं है, तो इतना कोई जरूरी नहीं है कि उनको तब्दील किया जाए। एक राय थी ऑपोजिशन में कि उनके खिलाफ भी इम्पीचमेंट की एक मूव की जाए, लेकिन ज्यादातर अभी तक जो है वो यही फैसला हुआ है कि उनको हटाया नहीं जाएगा। अच्छा, मैं ये आपकी जो सोर्सेस क्या कहती है? जी, ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री वाली बात है, ये बिल्कुल ये ऐसी बात है कि बिलावल भुट्टो साहब का नाम आया है, लेकिन क्या वो इस गवर्नमेंट के लिए जो ये थोड़ी मुद्दत के लिए अगर यानी कि संडे को हुकूमत बदल जाती तो क्या उसके लिए होगा, या फिर ये कि जब अगली हुकूमत जो भी आती है इलेक्शनों के बाद उसके लिए, इसके ऊपर भी अभी एक बहस चल रही है। क्योंकि उसके कुछ रीजन ये हैं कि उनको जो कहा जा रहा है, अब जाहिर बात है ये तो पीपल्स पार्टी ने खुद फाइनल डिसीजन लेनी है कि एक वो कनेक्ट कर देंगे, फॉरेन मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो वो पीपल्स पार्टी के तो वैसे वजीर आजम के ही कैंडिडेट है, जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी उसके लिए, तो एक जरा इसके अंदर उनको
काफी चीजें और राब्ते उनके जिस तरह बाकी ममालिक से होंगे, उनका एक एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा लोकल पॉलिटिक्स में, तो उनका जो है तो आगे से बाकी भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी जिस तरीके से वो मिलेंगे लोगों को। अच्छा, फिर पीपल्स पार्टी के अंदर हिना रब्बानी खैर साहबा का नाम बिल्कुल आया है, लेकिन शेरी रहमान साहबा का नाम भी आया है। अब उसमें यह है कि पीपल्स पार्टी का अपना झुकाव किस तरफ होगा, वैसे सुनने में आया है कि उसके अंदर हिना रब्बानी खैर साहबा क्योंकि रह भी चुकी हैं, वो जिस तरीके से आजकल आप टेलीविजन चैनल्स पे भी देखें कि जिस तरीके से वो बात करते हैं, तो शायद इन दोनों में से अगर अगर तो बिलावल भुट्टो साहब का नाम नहीं आता तो फिर इन दोनों में से कोई होगा। और हिना रब्बानी खैर साहबा के अभी तक तो ये कह रहे हैं कि शायद जो है शायद चांसेस ज्यादा हो। फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो भी नून अपने पास रखना चाहती है, और बहुत एक नाम कंसेंसस का तो राना सनाउल्लाह साहब का पीपल्स पार्टी की तरफ से भी सुना गया कि वो कहते हैं, वो भी उन्होंने तो खैर ऑलमोस्ट साल पहले ये बात की थी कि जिसकी भी गवर्नमेंट आएगी राना सनाउल्लाह साहब को जो है वो बनना चाहिए इंटीरियर मिनिस्टर। लेकिन नून लीग के एक और भी सीनियर लीडर है जिनका नाम आ रहा है, वो अभी तकरीबन नून के अपने सर्कल्स के अंदर है, तो इसलिए हम उसके ऊपर डिटेल में जा नहीं सकते। तो और जहां तक एमकेएम की बात है, पोर्ट्स एंड शिपिंग के जो है वो उन्होंने मिनिस्ट्री का कहा है, पता नहीं मिलती है कि नहीं, वो तो जाहिर बात है जब अभी तो संडे का ये पूरा प्रोसीजर हो जाए, इसमें कामयाबी अगर ऑपोजिशन को मिलती है तो फिर आगे जाकर उन्होंने जिस तरह से भी ये वजारतें या डिस्ट्रीब्यूट करनी है, फिर गवर्नर कौन बनेंगे, गवर्नर सिंध की अगर नून लीग देती है कि नहीं एमकेएम को, ये भी देखना है। और पंजाब के अंदर क्या नून लीग पीपल्स पार्टी के किसी कैंडिडेट को गवर्नरशिप देती है कि नहीं। वैसे जो पीपल्स पार्टी के पिछले गवर्नर थे मखदूम साहब, वो तो नून लीग के अंदर उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, शहबाज शरीफ साहब के भी वो बहुत अच्छे पर्सनल जाती दोस्त हैं। और वो आपने देखा ही होगा कि वो लंदन में उनकी नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई थी, जो कि सियासी मुलाकात नहीं थी, वो एक एक्चुअली पर्सनल मुलाकात थी, फैमिली उनके टर्म्स हैं इस वजह से। तो लेट्स सी कि अगर पंजाब की गवर्नरशिप नून अपने पास रखती है या पीपल्स पार्टी को देती है। अच्छा, एक मैं यहाँ इसमें पे एक ऐड वो कर भी लूं है ना कि चीज की, गवर्नमेंट ने एक इस इमरान खान की गवर्नमेंट ने एक बड़ी मजे की चीज जो कर दी थी, वो ये है कि उन्होंने इतने ऐसे पीएम लगा दिए थे कि जो जहां नहीं एडजस्ट हो रहा उसको पकड़ के ऐसे पीएम लगा दो, ठीक है, और ऐसे पीएम की एक फौज खड़ी कर दो जो कि आपकी कैबिनेट जितनी हो, तो अगर मिनिस्ट्री नहीं मिलती तो स्पेशल एडवाइजरी मिलती है। अच्छा, तो एक चीज नताशा, मैं इसमें ये भी है ना, जो ऐसे पीएम और इस तरह के एडवाइजर्स और ये वाली चीजें जिन लोगों से टिकटें ली गई हैं जो दूसरों को अकोमोडेट करने के लिए, मुनर्रफ अराकीन को, हाँ उनको ये भी भी इसी है तरह क्या। अच्छा, अकोमोडेट करना है कि या सेनेट में या फिर ये ऐसे पीएम में। अच्छा, मैं जरा यहाँ मुझे पे सिर्फ एक पॉइंट जो पंजाब की इंटरेस्टिंग लगा ना, थोड़ी एक सी मैं सेकंड जरा बेसिस, मुझे पंजाब एक की, पॉइंट जो हाँ। इंटरेस्टिंग लगा, मैं मैम्बल की पॉइंट से जोड़ लूं फिर आप बात कर लेना। वो ये लगा कि अच्छा, अगर अगर बिल फर्ज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता है और फिर पीपल्स पार्टी अगर फॉरेन मिनिस्ट्री मांगती है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के लिए, तो उसके अंदर फिर वो एक ट्रेजेक्ट्री जो है ना वो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ मिल रही है, बिकॉज ही वॉज फॉरेन मिनिस्टर और फिर वो बने थे प्राइम मिनिस्टर, तो वो एक ट्रेजेक्ट्री थोड़ी सी शायद मिल रही हो, तो शायद वो ये। अच्छा, दूसरी चीज जो आपने कही थी गवर्नर के लिए कि अगर पीपल्स पार्टी गवर्नर का मांगती है और अगर नून लीग के साथ और बाकी पार्टीज के साथ एग्रीमेंट हो जाती है कि गवर्नर पीपल्स पार्टी को, तो उसके लिए जो नाम सुनना जा रहा था, आई डोंट नो इफ अगर इस पे कोई एग्रीमेंट है या नहीं है, या इस पोस्ट को भी देने पे एग्रीमेंट है, वो कायरा साहब का सुना जा रहा था, कमर जमान कायरा साहब का, कि शायद उनको गवर्नर की पोस्ट का पे एडजस्ट कर दिया जाए। सो अब आप कंटिन्यू कर लो जी। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि देखिए, दूसरा जो इंटरेस्टिंग एक फील्ड है अभी, वो है पंजाब। क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो मरकज में होना है, उसके बाद जो सारी तवज्जो है वो पंजाब में हो जाएगी। और वहां पे जो अभी तक डेवलपमेंट हुई है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, वो ये कि कल शहबाज शरीफ साहब ने एक मैसेज भिजवाया था परवेज इलाही साहब को कि आप अपना ये फैसला जो है वापस ले लें वजीर आला पंजाब का इलेक्शन लड़ने का, तो फिर शायद हम कोई बातचीत कर सकते हैं, जिसको परवेज इलाही साहब ने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, अजीब सी बात है कि वो उन्होंने पंजाब में वो पीटीआई का खैर सोच रहे हैं, बहरहाल उनकी अपनी सोच होगी, मेरा तो ख्याल था कि वो शायद अपने में से किसी को निकालें, लेकिन केपी में आप देखें सिचुएशन जो है, वो वजीर आजम साहब का बयानिया जो है वो केपी में तो कल उनको उसमें लोकल बॉडीज के इलेक्शन के सेकंड फेज में तो पीटीआई को बड़ी क्लीन और बड़ी वाज़ेह मेजोरिटी मिली है, तो वो उनका बयानिया जो है वो शायद पंजाब में चले ना चले, लेकिन केपी में तो लग रहा है कि चल गया। हाँ नताशा, वैसे ये जो खत की बात चल रही है, वैसे मेरे ख्याल से तो ये एक नॉन इशू है। मैंने कल भी ये टीवी पे यही बात की थी कि एक नॉन इशू है, लेकिन क्योंकि इस पे बहुत बात हो रही है और सारे मीडिया चैनल्स पे हो रही है, तो मैं कुछ इस पे जरा कुछ चीजें सामने रखना चाह रही थी हमारे व्यूअर्स के लिए, जिसकी वजह से मुझे ये नॉन इशू लगता है। 3-4 वजूहात हैं जो मैं सामने रखना चाहती थी, फिर व्यूअर्स बैठ के खुद अपना फैसला करें कि उनको क्या लगता है, क्या सच है या क्या झूठ है।
एक तो ये चीज कि मैंने अमेरिका में थोड़ी सी रिपोर्टिंग भी की है। मैं 2 साल वहां पे थी, वॉशिंगटन डीसी में थी। स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस ब्रीफिंग्स में भी हम जाते थे, व्हाइट हाउस की भी प्रेस ब्रीफिंग्स में जाती थी। अच्छा, जो अमेरिका के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, वो बड़े तेज होते हैं। मैं सियासतदानों की नहीं बात करी, ब्यूरोक्रेट्स की। उनको आता है कि एक सवाल को कैसे डॉज करते हैं, और उनसे अक्सर जब आप कभी सवाल पूछते थे और उसका वो जवाब नहीं देना चाहते थे, तो वो सवाल का जवाब भी दे देते थे और नहीं भी देते थे। उनको तरीके आते हैं डॉज करना सवाल को। तो यहाँ पे बड़ा मेरे समझ से तो बाहर है कि एक ब्यूरोक्रेट और एक अमेरिका के एक ऑफिशियल, सीनियर ऑफिशियल बैठ के हमारे सफीर से बात कर रहे हो और उसमें वो पाकिस्तान को धमकी दें, और जब उनको पता है कि रिकॉर्ड कीपिंग हो रही है, मिनट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो एक तो ये चीज है जिसके जो मुझे एक बहुत बड़ा लूप होल लगता है इस पूरे बयानिया में। दूसरी चीज, वजीर आजम ने जो उनका 27 मार्च का जलसा था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमें ये जो आलमी साजिश है इसके बारे में कई महीनों से पता था। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि अगर वजीर आजम को पता था कि इस किस्म की कोई साजिश हो रही है या वाकई में कोई साजिश हो रही थी, तो उस वक्त आपने कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई, और उस वक्त आपने अमेरिका के एम्बेसडर को क्यों नहीं बुलाया और ये इशू स्टेटमेंट क्यों नहीं की। अच्छा, तीसरी चीज, रात को बहुत से चैनल्स पे हिना रबानी खान साहिबा थी, वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी हैं, और उनकी बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी जिसमें उन्होंने कहा, शासिफ खानजादा से बात कर रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए इस किस्म की जो बातचीत होती है डिप्लोमेट्स के दरमियान, अमेरिका के या किसी भी मुल्क के, वो बड़ी एक ऑफ द रिकॉर्ड इनफॉर्मल बड़ी कैंडिड सी कॉन्वर्सेशन होती है, जहाँ पे तनकीद भी होती है और बड़े खुल के तनकीद होती है। तो ये कोई अनप्रेसिडेंटेड सी चीज नहीं है, ये बड़ी नॉर्मल है। आप बैठते हैं एक दूसरे की, आप पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हैं, उस पर तनकीद करते हैं और बड़े खुल के करते हैं। उसमें डिप्लोमेटिक जबान भी इस्तेमाल होती है, अनडिप्लोमेटिक जबान भी इस्तेमाल होती है। तो वो भी यही कह रही थी कि मुझे नहीं समझ आता है कि इसको इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है। अच्छा, और आखिरी चीज, क्योंकि मेरी एक अफसर जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में है उनसे बात हुई, और वो उन्होंने मुझसे नाम ना जाहिर करने की शर्त पे ये बताया, उन्होंने कहा देखिए मुझे नहीं पता इस लेटर में क्या है, मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन अक्सर इस किस्म के लेटर्स हमें आते रहते हैं, हमारे एम्बेसडर्स भेजते रहते हैं, और उसमें बड़ी सख्त किस्म की जबान इस्तेमाल होती है। सिर्फ अमेरिका की बात नहीं हो रही, बहुत से ममालिक से आते हैं, बड़ी सख्त बड़ी अनडिप्लोमेटिक किस्म की जबान होती है, हमारी तरफ से भी होती है, उनकी तरफ से भी होती है। तो वो ये कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमने इसको इतना बड़ा इशू बना दिया है कि हम बहुत अभी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में हैं, और ये बहुत खतरनाक हमारे लिए सिचुएशन साबित हो सकती है, क्योंकि अभी तक हमारा बयानिया और हमारी पॉलिसी ये थी कि हम किसी कैंप में नहीं हैं, ना हम अमेरिका के कैंप में हैं, ना हम चाइना के कैंप में। अब हमने बहुत वाज़ेह तौर पे ये कह दिया है कि हम बिल्कुल अमेरिका के कैंप में नहीं हैं, हम बिल्कुल न्यूट्रल नहीं हैं। इसके अंदर देखिए बात यह है कि पहली चीज तो ये कल हामिद मीर साहब ने भी अपने शो पे उठाई कि अगर ये 7-8 मार्च का वाकया था और तब तक केबल भी रिसीव हो गई थी, मीटिंग भी हो चुकी थी, तो फिर आपने 21 को OIC की कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने क्यों बुलाया अमेरिका को एज ए स्पेशल गेस्ट। फिर दूसरी चीज ये भी है कि ये लग ऐसे रहा है कि जैसे ये ओवरऑल एक पॉलिटिकल आफ्टर थॉट है। शुरू में सोचा गया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो भी जाएगा तो लोग मैनेज हो जाएंगे, या इत्तेहादी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, या मुनर्रफ अराकीन पे क्योंकि वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की एक तलवार लटक रही होगी सुप्रीम कोर्ट में जिसका केस चल रहा है, तो शायद वो इस वजह से मैनेज हो जाए। अब जब नजर आया कि उन अराकीन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और इत्तेहादियों से ही ऑपोजिशन के नंबर पूरे हो गए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो गवर्नमेंट के साथ चले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद नंबर पूरे होने की वजह से अब हुकूमत को समझ नहीं है, तो उन्होंने एक ये वाली चीज जो एक एंटीएम है कि हमें एक आलमी साजिश के तहत निकाला जा रहा है, ये जो है देखिए इसके बहुत फार रीचिंग बड़े डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इस तरह की चीजें हुकूमत को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक तो वो ये चीज कह रहे हैं कि बाकी सब लोग मुल्क दुश्मन और गद्दार जो पीटीआई के साथ नहीं है, सिर्फ जो पीटीआई वाले वो मुहिब वतन भी है और वो अपने मुल्क के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। ये असल में एक इक्तदार की जंग हो रही है, इसको हक और बातिल की जंग नहीं बनाना चाहिए। ये सियासत है, इसको पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर आप जरूर इसके ऊपर आप लड़ाई करें, वोट के थ्रू करें, इस तरह वोट ऑफ द बैलेट बॉक्स है उसके थ्रू आप ये करें, लेकिन ये मत करें कि इसको सड़कों पर ले आए जिससे कल को हमारे मुआशरे में एक आग, ऐसी आग भड़के कि जिसको बुझाना मुश्किल हो।
और दूसरा, जिस तरह बेनजीर ने भी पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से ये इतना बड़ा फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर है। हालांकि एक रूटीन की चीजें भी कई होती हैं, ठीक है, अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज और इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर, ये एनएससी की मीटिंग में जरूर बात की। कहीं उस एनएससी की मीटिंग में नहीं कहा कि ऑपोजिशन को पैसे दिए गए, कहीं उन्होंने नहीं कहा कि रेजीम चेंज हो रही है, कहीं उन्होंने नहीं कहा कि आलमी साजिश हो रही है इमरान खान साहब के खिलाफ या इस हुकूमत के खिलाफ। तो ये चीजें मेरे ख्याल में इट्स लाइक प्लेइंग विद फायर, थोड़ा सा इसके ऊपर सोचना चाहिए। अच्छा, लेकिन इसमें वैसे अभी भी ये सवाल तो ये रहता है ना, देखिए अगर आप कल केपी में लोकल बॉडीज के इलेक्शन को देखें तो इमरान खान साहब को तो फायदा ही हुआ है। अब ये फायदा केपी से बाहर फैलता है कि नहीं, क्योंकि केपी में तो नोटोरियसली एक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट है, लेकिन वो पंजाब सिंध में सच नहीं है, और बलूचिस्तान में तो मेरे ख्याल है कि वहां तो सेंटिमेंट होता ही मैन्युफैक्चर्ड है। लेकिन बहरहाल वो उससे इमरान खान साहब को फायदा होगा, वो 1.5 साल ये बात सस्टेन कर सकेंगे। अच्छा, मेरी इसमें राय ये है निताशा कि देखिए एंटी यूएस या एंटी अमेरिका जो सेंटिमेंट है वो बिकता तो है पाकिस्तान में। हमने देखा कि एमएमए की जो हुकूमत थी 2002 में जो बनी, उसकी जो खैबर पख्तूनख्वा में, उसकी एक वजह, बहुत बड़ी वजह यही बताई जा रही थी कि उनको इंतखाबात में कामयाबी हुई ही इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा एंटी यूएस एक बयानिया अपनाया था। मेरे ख्याल से अगर अगले 1 आध महीने में इलेक्शंस हो जाते हैं पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल से वजीर आजम को इससे फायदा जरूर होगा। शायद वो हुकूमत ना बना पाए, लेकिन जो उनके एक्सपेक्टेड वोट्स हैं उससे उनको शायद ज्यादा वोट्स मिले, और खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन अगर ये इलेक्शन होते हैं 6 से 8 महीने बाद, तो मुझे फिर बहुत मुश्किल लगता है कि ये जो बयानिया है उसको सस्टेन किया जा सकता है इतनी देर के लिए। अच्छा, ये हमारे एक दोस्त है उमैर जावेद साहब, उन्होंने ये ट्वीट भी की थी कि पहली बार है 1970s के बाद कि कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी एंटी अमेरिकनिज्म इस तरीके से इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि उससे पहले ये रिलीजियस पार्टीज तो करती थी, लेकिन मेन पॉलिटिकल पार्टीज अपने मेन स्ट्रीम नैरेटिव में ये चीज नहीं लाती थी। हालांकि लोग हमारे हैं एंटी अमेरिकन, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज उसको ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं उस चीज को कभी भी किया 70s के अलावा। तो मेरे ख्याल में ये भी खैर इंटरेस्टिंग बात है, देखते हैं। मैं वैसे अब पीटीआई में और एक रिलीजियस पार्टी में कोई खास फर्क रह नहीं गया हुआ, लेकिन बहरहाल 2 चीजें जो थी जो हमने शुरू में कही थी उनके ऊपर बात नहीं हुई, और वो इसलिए नहीं कि उनके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एक मिस्ट्री है कि क्या होगा, जेयूआईएफ को क्या मिलेगा। हमने बहुत सुना है, पीटीआई वाले बहुत एतराज कर रहे हैं कि सदर लगा रहे हैं आप लोग मौलाना फजलुर रहमान को, लेकिन अभी तक नहीं पता। मोस्ट लाइकली जैसे कि बेनजीर ने कहा कि मेरा ख्याल है कि अपोजिशन के अंदर समवट ये कंसेंसस है कि आरिफ अलवी साहब को चलने दिया जाए, लेकिन ये कोई कंफर्म बात नहीं, हो सकता है वो खत्म भी हो। दूसरी फेट जिसका बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो है संजरानी साहब, क्योंकि संजरानी साहब पीटीआई के तो आदमी नहीं थे। अब वो संजरानी साहब रहते हैं या नहीं रहते, संजरानी साहब को हटाया जाता है। इनिशियल दिनों में हमने बहुत ज्यादा सुना था कि संजरानी साहब को भी हटाने की फुल प्लानिंग हो चुकी हुई है, लेकिन अब वो बातें थोड़ी सी सुनाई नहीं देती, जो हो सकता है हो रही हो, लेकिन अब सरगोशियों में हो रही हो। तो संजरानी साहब का फेट भी अभी अनडिसाइडेड है, वो रहेंगे नहीं रहेंगे, और अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर चेयरमैन सेनेट कौन होंगे, ये अभी देखना बाकी रह गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल औरत कार्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन हिट कर दें। नई वीडियो अपलोड होने पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।